मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार थे रतन टाटा। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रखा जाएगा। देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के आजीवन चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल की उम्र में सक्रिय शीर्ष उद्योगपति ने बुधवार करीबन रात को 11:30 बजे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह 2023 से 24 में 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक है। 2 दिन पहले ही लगभग मंडे को उनको रक्तचाप कम होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और खुद बड़ी बात ये देखिए, लोगों के लिए कैसे इंस्पिरेशन है। ऐसी सिचुएशन में भी रतन टाटा ने अपने चाहने वालों को, उनको पसंद करने वालों को, उनको जो ढेरों प्यार देते हैं, उनको बयान जारी किया और कहा कि मैं नियमित जांच के लिए अस्पताल आया हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। हालांकि वेडनेसडे यानी बुधवार की शाम उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें तुरंत से गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में जन्मे रतन नवल टाटा, क्योंकि उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। 1991 में टाटा समूह की कमान संभाली। दुनिया के कारोबारी नक्शे में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस समूह को अपने परोपकारी कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। तो रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके कल रात को 2 बजे ही घर लाया गया। कोलाबा स्थित घर पर पार्थिव शरीर लाया गया। लोग आज अंतिम दर्शन कर सकेंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज हैं वो आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। महाराष्ट्र सीएम ने आज राजकीय शोक का ऐलान किया है और राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी, इसका भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया। आज जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे सभी को रद्द कर दिया गया है। राजकीय शोक का चूंकि आज ऐलान हुआ है और ऐसे में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अंतिम दर्शन उनके कराए जाएंगे। उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जो अभी उनके घर पर पार्थिव शरीर है वहां से लगभग 9:30 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। और चूंकि मुंबई में ही अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, और उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां भी इस वक्त हो रही हैं। सुबह 10 से शाम के 4 तक आखिरी दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां वर्ली शमशान घाट पर हो रही हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। और देखिए, पूरा देश इस वक्त गमगीन है। पूरे देश के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। और अब चाहे कोई कितना ही दिल का अजीज हो, एक बार साथ थमने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। और अब वर्ली शमशान घाट में तैयारियां इस वक्त हो रही हैं और उनके अंतिम संस्कार को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ हर भारतीय का दिल बार बार टूट रहा है। उनको चाहने वालों का दिल बार बार टूट रहा है, ये सोच सोच कर कि अब रतन टाटा को आखिरी बार वो लोग देख पाएंगे। हालांकि दिलों में, ज़िंदगी में, जहन में रतन टाटा अपने विचारों से, अपने किए कामों से, अपने परोपकार से सदैव जिंदा रहेंगे। लेकिन फिलहाल दुनिया को वो टाटा कर चुके हैं। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे हैं। भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह के मानद चेयरमैन की रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। और इसी बीच हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है? क्योंकि आज का दिन पूरे देश भर के लिए शोक का दिन है। कई सारी हस्तियां आज पहुंचेंगी भी, मुंबई पहुंचेंगी अंतिम दर्शन के लिए। क्या कुछ और जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा का आज पार्थिव शरीर इसी मुंबई के हलेकाय परिसर में रखा गया है, जहां पर जानकारी है कि करीब 9 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर
मुंबई के एनसीए सभागृह में रखा जाएगा और यह करीब जो उनका निवास स्थान है वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जिनको जो है एक विशेष रथ में ले जाया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर करीब 3:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर जो है एनसीपीए सभागृह में रखा जाएगा। सत्य प्रकाश, जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा क्या और आपके पास अपडेट है, कौन कौन और शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं। हालांकि आंकड़ा तो यह भी लगाया जाता है कि पीएम मोदी भी आएंगे, लेकिन जानकारी यह है कि पीएम मोदी चूंकि विदेश दौरा आज उनका होने वाला है, इसलिए शायद यह संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन बिल्कुल यह जानकारी मिल रही है कि अमित शाह जो है मुंबई आएंगे और अंतिम दर्शन में वह शामिल होंगे। और क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के कोने कोने से रतन टाटा को चाहने वाले लोग थे, उन्हें पसंद करने वाले लोग थे, क्योंकि उद्योग जगत में क्रांति लाने का काम जो रतन टाटा ने किया है, समाज सेवक के तौर पर एक ऊंचा आयाम हासिल करने का काम जो रतन टाटा ने किया है, उन्हीं की वजह से आज उन्हें याद किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा भी गया था। और लगातार देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि करीब खुद टाटा समूह से जुड़े हुए 25 करोड़ लोग जो है उनकी निगाहें टिकी हुई है कि कब जो है रतन टाटा के जो है अंतिम दर्शन मिले। इसी लिहाज से मुंबई पुलिस ने कमर कसी हुई है। मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनाती की है, क्योंकि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं उनके घर के बाहर से और जो एनसीपीए का सभागृह है करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। पुलिस के बीच जो है उनके पार्थिव शरीर को वहां ले जाया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे से 3:30 बजे जब अंतिम दर्शन होगा, उसके बाद फिर जो है नरीमन पॉइंट से वर्ली सेनेटोरियम जो शमशान गृह है वहां पर ले जाएगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिसकी जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रिक विधि द्वारा उनका अंतिम संस्कार होगा और जो पारसी रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से रतन टाटा की शख्सियत रही है, पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ज़रा ये बताइए कि मुंबई पुलिस की तरफ से क्या तैयारी, और क्योंकि आप वहीं पर स्थित हैं जहां पर पार्थिव देह आना है, तो वहां पर इस वक्त कैसी हलचल? बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी जो है बनाई गई है। खासकर मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो भी अपने निजी वाहन से जो है एनसीपीए सभागृह आते हैं उन्हें लिए एक चेतावनी है कि आप निजी वाहन का इस्तेमाल न करें, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ट्रेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा वहां पर जो है पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में मुंबई पुलिस की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि किस तरह से शांतिपूर्वक इस राजकीय कार्य को जो है संपन्न कराया जाए। यही वजह है कि यहाँ से लेकर एनसीपीए जो सभागृह है वहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर के तहत उनको जो है रतन टाटा के जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है एनसीपीए सभागृह से उसके बाद फिर जो वर्ली शमशान भूमि है वहाँ पर जो है ले जाने के लिए करीब लंबी दूरी है। इस बीच भी मुंबई पुलिस की बेहद अहम भूमिका होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हो सकता है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस का भारी बल कल रात से ही यहाँ तैनात किया गया है और मुंबई पुलिस लगातार लोगों को आह्वान भी कर रही है कि आप जब भी अंतिम दर्शन के लिए आए तो निजी वाहनों को लेकर न आए, क्योंकि निजी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में रूट डाइवर्सन की भी बात जो है मुंबई पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नज़र बनाए रखें। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही, रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग पहुँचेंगे और भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की भी खबर है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी लाओस के दौरे पर रवाना हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बातचीत की है। नोएल टाटा से उन्होंने बातचीत की।
देखिए, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, देश की पूरी निष्ठा से मैंने सेवा की है, इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा, इस बात की चिंता है। सीजीआई को सता रही है ये टेंशन। 10 नवंबर को वो रिटायर होंगे। उन्होंने पूरे समर्पण से देश की सेवा की, लेकिन ये सोचकर चिंतित हैं कि इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में वो हर दिन पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहे और रात को इस संतोष के साथ सोए हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए ईमानदारी से कार्य किया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं और अपने कार्यकाल को लेकर उन्होंने काफ़ी इमोशनल बातें कही जब उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश की सेवा पूरे समर्पण के साथ की, लेकिन इस बात की चिंता और डर है कि इतिहास उनके कार्यकाल को कैसे देखेगा। भूटान के जिग्मे सिंगे वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में जब वो अपने विचार रख रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या मैंने वो सब किया जो मैंने सोचा था? इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा? क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता था? मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहा हूँ? उन्होंने ये भी कहा कि इन सवालों का जवाब उनके हाथ में है ही नहीं और शायद उन्हें इनका जवाब कभी ना भी मिले। लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में वो हर दिन पूरी निष्ठा के साथ में देश के लिए ईमानदारी से काम करते रहे और रात को इसी संतोष के साथ वो सोए कि उन्होंने पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ में देश की सेवा की है। कई और बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? मैं जजों की, कानूनी पेशेवरों की भावी पीढ़ी के लिए क्या विरासत छोड़ूंगा? आगे अपने सवालों का जवाब उन्होंने खुद दिया और ये कहा कि इनमें से ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। शायद मुझे कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि मुझे पता है कि पिछले 2 साल में मैं हर सुबह इस वादे के साथ जागता हूँ कि अपना काम पूरा करूँगा और इसी संतुष्टि के साथ मैं सोता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर का जिक्र यहाँ पर करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बताया अति आत्मविश्वास वाली पार्टी। तो ये बड़ी जानकारी है दिल्ली चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बीच में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है, कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस को अति आत्मविश्वासी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया। बढ़ते खबरों में आगे बात हरियाणा की। हरियाणा में एमपी राजस्थान की तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे और मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे और आपने बीते दिन तस्वीर भी देखी थी जब नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। अब मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार से यहां पर बातचीत की गई, महामंथन हुआ और हरियाणा के विकसित भारत के संकल्प में अहम भूमिका पीएम नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट है। और विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। अब ये जानकारी मिल रही है कि एमपी राजस्थान की तरह ही 2 डिप्टी सीएम हरियाणा में होंगे और मंत्रिमंडल को लेकर भी लगातार डिस्कशन चल रहा है। 10 नए चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है। और देखिए, जीत के बाद जब वो मुलाकात करते नजर आए तो तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया। शपथ ग्रहण की तिथि पूछने के सवाल पर सैनी ने कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द राज्य का दौरा करेंगे और विधायक दल के नेता का चयन करेंगे और इसके बाद संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए और पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की गई। तो अब सरकार गठन की प्रक्रिया बेहद तेज होते हुए और हाल में जितने विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, उन राज्यों में आपने देखा कि 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी था। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। मुख्यमंत्री को लेकर के पहले ही क्योंकि तस्वीरें स्पष्ट है, नायब सिंह सैनी का नाम पहले भी चुनावी मंच से तमाम बड़े चेहरे ये कह चुके हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उनके साथ वो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, कैबिनेट में किन लोगों को जगह दी जाती है, क्योंकि इस बार बीजेपी मजबूत है। हालांकि 3 निर्दलीय भी साथ आए हैं, लेकिन बीजेपी की पूरी तरीके से निर्भरता नहीं है। बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा क्रॉस किया हुआ, 48 विधायक बीजेपी के चुन करके आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार में कौन कौन से चेहरों को इस तरीके से शामिल किया जाता है, कैबिनेट में किसको जगह मिलती है। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है, तुर्की एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से जुड़ी है बड़ी जानकारी। फ्लाइट उड़ाते वक्त पायलट की मौत की वजह से लैंडिंग हुई है। फ्लाइट की न्यूयॉर्क में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग के इससे पहले आपने कई सारी खबरें सुनी होगी, लेकिन ये जो मामला सामने आया है उसमें तुर्की एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग विमान उड़ाते वक्त पायलट की मौत की वजह से हुई। अब उनके मौत के पीछे क्या कारण रहा है, इसको लेकर के स्पष्टता का इंतजार करना होगा। क्या वो मेडिकली फिट नहीं थे, क्योंकि हम देखते हैं कि इससे पहले भी हाल में ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में और क्या कुछ जानकारी सामने दी जाती है खासतौर पर तुर्की एयरलाइंस की तरफ से, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए
लिए बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। टर्की एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और हरियाणा के नतीजों पर राहुल गांधी का भी रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले हैं। शिवसेना ने कहा कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। महाराष्ट्र में अकेले लड़ना हो तो बता दें। तो देखिए, जो कांग्रेस इस वक्त नतीजे लेकर आई हरियाणा में, उसके बाद से INDI दल के जो दल की अगर बात करें, उनके जो नेता हैं खास तौर पर, वो अब कांग्रेस की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे नतीजे आए, आपने सबसे पहले संजय सिंह का बयान सुना। उन्होंने कहा कि हम तो कहते रहे हमारे साथ गठबंधन कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आखिरकार अब ये उनकी स्थिति है। फिर संजय राउत का आपने बयान सुना, वो भी कह रहे कि अति आत्मविश्वास में कांग्रेस आ गई और कांग्रेस ने खुद को ही यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। अब बड़ा सवाल ये है, आम आदमी पार्टी ने जैसा ऐलान कर दिया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव, क्योंकि अब अगली बार देखिए पहले महाराष्ट्र, झारखंड, उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, तो दिल्ली में होने वाले इन्हीं विधानसभा चुनाव को लेकर अब ये जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं वो विचार कर रही हैं कि क्या कांग्रेस के साथ आगे जाया भी जाए या नहीं। अब क्योंकि देखिए शिवसेना कह रही है कि हम महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना है तो बता दो, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। शिवसेना ये कह रही है कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। तो क्या ये दल अब आंखें तरेड़ने लगे हैं? इसके दो मायने हैं। पहला ये कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जो लगातार एक खींचतान चली हुई थी, इसमें क्या अपना पक्ष ज़्यादा मजबूत रखने के लिए बार बार कांग्रेस को ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आपकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि आपको ज़्यादा सीटें दी जाएं। एक इसका ये एंगल भी है। दूसरा, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते तो वहाँ पर भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, वोट शेयर गिरा है, सीट्स कम हुई हैं, और हरियाणा में तो सरकार बनने का जो ख्वाब कांग्रेस का था ही, वो टूट ही गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मध्य प्रदेश की। मुरैना के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया और उस कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप यहां देख पाएंगे। मुरैना के दौरे पर जब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और इस दौरान कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए बढ़ते खबरों में आगे बात हरियाणा की करेंगे, क्योंकि हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी जो कि दिल्ली पहुंचे, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। हरियाणा के विकसित भारत के संकल्प में अहम भूमिका इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, और साथ ही साथ देखिए तमाम बातों का जिक्र इस मुलाकात के दौरान, जैसे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद राज्य में भाजपा की सरकार प्रमुख रूप से शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सैनी को भाजपा के ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और अहम होने जा रही है, और भाजपा ने चुनाव के दौरान संकेत दिया था कि जीत की स्थिति में शीर्ष पद के लिए सैनी ही पसंद होंगे, और ये आला कमान की तरफ से पहले क्लियर किया जा चुका था। मार्च में मनोहर लाल की जगह ओबीसी वर्ग से आने वाले सैनी को राज्य में मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई, और सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, और साथ ही लिखा कि हरियाणा के विकसित भारत में संकल्प में हरियाणा की भूमिका अहम। और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान कृष्ण की मूर्ति भी भेंट की। अब देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी, और कुरुक्षेत्र के लाडवा से भी नायब सिंह सैनी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए, और इसके साथ ही साथ हरियाणा में एक बड़ी जीत में एक हीरो के तौर पर नायब सिंह सैनी उभर करके सामने आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा, 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा, 80,000 करोड़ की दोनों डील को कैबिनेट की मंजूरी, और इस खबर को अखबारों में जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यूएस से 31 MQ-9B ड्रोन लेने और भारत में ही 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की मंजूरी दे दी। अमेरिका से भारत 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन MQ-9B ड्रोन ले रहा है। इससे भारत की आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस क्षमता और निगरानी रखने की क्षमता बढ़ेगी। इसमें से 15 ड्रोन इंडियन नेवी को, 8 ड्रोन इंडियन आर्मी को और 8 ड्रोन एयरफोर्स को मिलेंगे। ये ड्रोन भारत में असेंबल किए जाएंगे। ड्रोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारत में ग्लोबल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी भी बनाएगी। तो क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हाल के वक्त में आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा जो उपकरण हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, और इसी को लेकर के फैसला ये हुआ है कि 2 न्यूक्लियर
न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की मंजूरी मिली है। भारत के पास अभी 2 SSBN है, INS अरिघात और INS अरिहंत। न्यूक्लियर सबमरीन 2 तरह की होती है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन कैरी करती है और ये न्यूक्लियर डिफेंस के लिए होती है, इनका रोजमर्रा का ऑपरेशन रोल नहीं है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, ये किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन की तरह होती है, लेकिन इससे ऊर्जा न्यूक्लियर ईंधन से मिलती है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो उसके बारे में हम आपको बताते हुए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो कि यहाँ पर लिया गया है, रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसको लेकर के मंजूरी दी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी यूपी उपचुनाव की। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है, वहीं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की सूची जारी की है और अभी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें करहल, जहां से खुद अखिलेश यादव ने चुनाव भी लड़ा था, उस करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट और वहीं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी हैं।